Right, so what you're seeing on screen right now is the short notes that I had made during my last attempt at civil services exam in 2020. तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हो लास्ट एडिटेड ऑन 2nd of October 2020 है एंड यहाँ पे एनवायरमेंट में मैंने क्या लिखा है, आई हैव लेफ्ट अ नोट फॉर माई सेल्फ, डोंट मेक गेसेस, इफ यू नो गुड otherwise pass because this is a fact intensive area. And that's what I want to talk about in today's video कि जब आप टेस्ट एनालिसिस करते हो तो देयर इज अ प्रोसेस टू डू इट, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है दैट अ लॉट ऑफ पीपल कम टू अस एंड दे कीप सेइंग कि यू नो मैंने टेस्ट में 60-70 मेरे मार्क्स आ रहे हैं एंड यू नो आई हैव ट्राइड टू एनालाइज इट बट मुझे नहीं समझ आ रहा कि भाई मार्क्स कैसे इंप्रूव होंगे. आई एम गिविंग मल्टीपल टेस्ट, 10 टेस्ट दे दिए हैं बट 75-80 से ऊपर स्कोर जा ही नहीं रहा है. अ लॉट ऑफ द टाइम्स द प्रॉब्लम देयर इज दैट वी आर नॉट एनालाइजिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर. एंड अगर प्रीलिम्स की हम बात करें तो प्रीलिम्स इज अ गेम दैट इज बेस्ड सोनली ऑन मोमेंटम. तरीके से काम करोगे, अभी से टेस्ट में स्कोर आएंगे, टेस्ट में स्कोर आएंगे, तुमको खुद से कॉन्फिडेंस आएगा, खुद से कॉन्फिडेंस आएगा, उस दिन जाके यू विल डू वेल. बट अभी से थपेड़े खाते रहोगे, धक्के खाते रहोगे टेस्ट में और टेस्ट में एनालाइज नहीं करोगे कि भाई क्यों प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर उस दिन भी जाके यू नो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डीमोटिवेट योर सेल्फ कि भाई करें ना करें, क्या करें, रिस्क लें कि ना लें. तो इन टुडेज वीडियो वी विल टॉक अबाउट इन कंप्लीट डिटेल कि भाई टेस्ट एनालिसिस करना कैसे है, रिस्क कहाँ लेना है हमें, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट you will be able to improve your score in the very next test that you're giving. The idea is कि in this video we will cover each and every important aspect related to tests कि भाई कितने टेस्ट देने हैं, कब टेस्ट देने हैं, फुल टेस्ट देना है, सेक्शन टेस्ट देना है, all of these things will be covering and chapters are made for that reason. So you can walk through this entire video, jump around to whichever section that you want and let's get started. Right, so we will not only be talking about test analysis, we'll be talking about a system for learning from your mistakes. क्योंकि जब आपको एक सिस्टम समझ आ जाता है तो इट मेक्स इट ईजियर फॉर यू टू मेक प्रोग्रेस बिकॉज देर इज़ अ मेथड. मेरे को बस ये टेस्ट मिल गया है और टेस्ट का स्कोर अब कितना आया है उसको लेकर स्ट्रेस में नहीं रहना है. आई हैव अ वे ऑफ लर्निंग फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड दैट इज़ वॉट टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट. तो सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ की बात करते हैं कि people ask कि should I give more PYQs or should I give more tests? The answer that you have to mix both of them. PYQs should be treated as a subject. PYQs को एक पूरा subject की तरह treat करो because they are a very important source of information for what is going to be asked. But tests on the other hand, ये क्या है? This is your practice. क्योंकि PYQs के साथ कभी कभार क्या प्रॉब्लम होती है, जब हमने बहुत बार PYQs देख लिए हैं तो आई ऑलरेडी नो द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, या मैंने किसी वीडियो में देख लिया है या पहले मैंने देखा था, तो उस कारण से क्या हो रहा है PYQs के साथ शायद मेरी प्रैक्टिस हमेशा पूरी नहीं हो पा रही है. तो इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस यू नीड टू गिव टेस्ट. नाउ एक और इसमें सवाल आता है कि भाई विच टेस्ट सीरीज शुड आई ज्वाइन. नाउ विच टेस्ट सीरीज डजंट रियली मैटर, आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो. द आइडिया हियर इज यू नीड टू रियली एनालाइज योर टेस्ट्स एंड टेस्ट एनालिसिस की हम थोड़ी देर में बात करते हैं. बट द आइडिया इज कोई भी टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो, कोशिश आपको ये करनी है कि जितना टाइम मैंने टेस्ट देने में लगाया है, टेस्ट टाइम इज टू एनालिसिस टाइम एटलीस्ट 1:1 ये होना चाहिए. मतलब 2 घंटे का अगर मैंने टेस्ट दिया है तो 2 घंटे मुझे उस टेस्ट का एनालिसिस भी करना है. एनालिसिस कैन समटाइम्स टेक अ लिटिल मोर टाइम एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. टेस्ट का अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो फिर वो एक ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि व्हाट यूर इफेक्टिवली एंडिंग अप डूइंग इज दैट आई स्पेंड सो मच टाइम गिविंग अ टेस्ट एंड आई डिड नॉट लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स विच मेक्स द टेस्ट टेकिंग प्रोसेस फ्यूटाइल और यूजलेस. तो फोकस करो इस चीज़ पे कि भाई टेस्ट दिया है तो उसका एनालिसिस ज़रूर करो. Which brings us to the first and most relevant question कि how often should I give a test? Now how often I should give a test का सबसे important aspect आपका रहता है कि जब भी एक period of time आपके पास है, let's say कि भाई आपके पास अगले 100 days हैं, तो अगले 100 days में मुझे क्या करना है, that I am spending let's say 10 days studying a subject, तो वो 10 दिन के बाद एक मैं छोटा सा टेस्ट दे सकता हूँ. उसके बाद अगला 8 दिन में सब्जेक्ट हो गया तो फिर यहाँ पे मैं टेस्ट दे सकता हूँ. टेस्ट को ऐसा नहीं करना है कि टेस्ट बिकम्स द बर्डन कि नहीं मुझे रोज टेस्ट देना है, क्योंकि टेस्ट एज वी टॉक्ड अबाउट टेस्ट शुड नेसेसरली बी फॉलोड बाय एनालिसिस ऑफ द टेस्ट, बिकॉज इफ देर इज नो एनालिसिस देन दिस टेस्ट इज यूजलेस. तो प्लीज कीप इन माइंड दैट whenever you're giving a test, make sure that there is time for analysis. अगर आप ये कर रहे हो कि नहीं मेरे पास सिर्फ टेस्ट देने का टाइम है, एनालिसिस का टाइम नहीं है, then reduce the number of tests that you're giving. रोज टेस्ट दे के अगर उस टेस्ट को एनालाइज नहीं कर पा रहे हो तो then alternate days टेस्ट दो.
द आइडिया रिमेन्स द सेम, उतना टेस्ट दो जितना एनालिसिस कर पाओ, एंड एटलीस्ट 8 to 10 days, और या फिर एक दिन आप बना सकते हो कि भाई संडे टू संडे मुझे टेस्ट देने हैं, तो उस तरीके से आप टेस्ट देते हुए चल सकते हो। ओवर द नेक्स्ट 100 days एटलीस्ट 10 to 15 टेस्ट आपको देने ही चाहिए, मिनिमम 10 to 15 टेस्ट यू शुड गिव। Which brings us to the next point. The next point being कि should I give full length tests or section tests? Now, if you are somebody who's just starting preparation, if you're just starting, तो क्या होता है कि भाई हमको एक स्ट्रेस रहता है इस चीज़ का that if I give full test, I will not score well, and if I don't score well, score अगर लो जाएगा तो मेरा कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा, और उस कारण से फिर हम क्या करते हैं, वी जस्ट स्किप गिविंग टेस्ट ओवरऑल। इन सच अ केस, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं गिराना है, हमें मोमेंटम भी बिल्ड करना है, एंड इफ यू जस्ट स्टार्टिंग प्रिपरेशन, तो देन ट्राई एंड गिव सम सेक्शन टेस्ट। इन द लॉन्ग रन दो, इन द लॉन्ग रन आपको फुल टेस्ट देने से ही मतलब है। फुल टेस्ट आर इम्पॉर्टेंट, फुल टेस्ट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आइडिया बेसिक अपना वही है। अगर टेस्ट देने में घबराहट हो रही है, इस चीज़ से डर लग रहा है कि भाई नंबर कम आएंगे, तो सिर्फ एक सब्जेक्ट का टेस्ट देके देखो, वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, एंड वंस यू बिल्ड सम कॉन्फिडेंस कि भाई 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट के आपने सेक्शन टेस्ट दे दिए हैं, तो देन स्टार्ट गिविंग फुल लेंथ टेस्ट। अ वेरी सिंपल आइडिया ओवर हियर इज कि भाई फुल टेस्ट इन दी एंड आर गोइंग टू मिमिक योर एग्जाम पैटर्न। फुल टेस्ट की तरह ही हमें खेल के देखना है, क्योंकि पेपर में एक सब्जेक्ट नहीं आएगा, पेपर में सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। तो नेचुरल सी बात है, अगला सवाल आता है कि भाई इफ़ आई एम गिविंग सेक्शन टेस्ट इन द बिगिनिंग, तो व्हेन शुड आई एट लास्ट स्विच? तो इफ आई स्टार्ट विद सेक्शन टेस्ट्स, देन व्हेन शुड आई स्विच टू FLTs, फुल लेंथ टेस्ट जिसको बोलते हैं? इन द मंथ ऑफ एटलीस्ट अप्रैल यू शुड हैव स्विच टू फुल लेंथ टेस्ट। मतलब फरवरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आई थिंक यू माइट सी दिस वीडियो ऑन द लास्ट डे ऑफ फरवरी, और जस्ट लाइक 1 day टू गो। बट द आइडिया इज कि अगर मार्च का महीना आप सेक्शन टेस्ट देने के लिए लेते हो, इट इज़ फाइन, बट अप्रैल एंड मे, दीज आर 2 months, अप्रैल एंड मे, जहाँ पे डेफिनेटली यू शुड बी गिविंग मोर एंड मोर फुल लेंथ टेस्ट, बिकॉज क्लोजर टू द एग्जाम यू शुड बी फोकसिंग ऑन कि एग्जाम पैटर्न को मैं रेप्लिकेट करने की कोशिश करूँ। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा दैट ट्राई टू गिव द टेस्ट एट द टाइम ऑफ द एग्जाम, 9:30 AM एंड 2:30 PM। इससे आपका क्या रहेगा, एक थोड़ा शेड्यूल भी बिल्ड होगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि आई एम समबडी हुज अ नाइट आउल, तो फिर 9:30-10 बजे तो मैं उठता हूँ, तो पेपर के बीच में मुझे नींद आ रही है। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन ट्रेन। सो फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द टेस्ट एनालिसिस प्रोसेस। टेस्ट एनालिसिस में कई सारी चीज़ें आपको करनी है। नंबर 1, ऑब्वियसली यू हैव स्टडीड द सब्जेक्ट। वंस यू स्टडीड द सब्जेक्ट, यू आर गिविंग द टेस्ट। नाउ टेस्ट दे के जो हमारा एनालिसिस वाला पार्ट है, उसको हम कुछ पार्ट्स में तोड़ेंगे। एनालिसिस इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 मेजर सेगमेंट्स, और ये 3 सेगमेंट हमारे क्या हैं? नंबर 1 हमारा आता है प्राइमरी फाइंडिंग्स, कि भाई कहाँ हमने गलतियाँ करी, क्या क्या टाइप की हमने गलतियाँ करी, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। सेकंड हमारा आता है कि भाई उन फाइंडिंग्स को हम कैसे रेक्टिफाई करें, मीनिंग हाउ डू आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। एंड थर्ड इज लॉन्ग टर्म, इसको कैसे बनाया जाए, कि भाई लॉन्ग टर्म में डू आई मेक नोट्स, डू आई मेक नॉट मेक नोट्स, या इस चीज़ का रट्टा मैं कैसे मारूं ताकि जो आज मिस्टेक मैंने करी है वो आगे चल के मैं मिस्टेक दोबारा ना करूं। तो सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं कि भाई जो फाइंडिंग्स हमें निकालनी है, उसके लिए एक हमें बेसिक चीज़ समझ आनी चाहिए कि भाई कॉन्सेप्चुअल वर्सेस फैक्चुअल क्वेश्चंस कैसे होते हैं। राइट, सो सम ऑफ यू माइट बी अवेयर ऑफ कि भाई कॉन्सेप्चुअल वर्सेस फैक्चुअल क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस होता है, एंड आई एम गोना शो यू सम क्वेश्चंस फ्रॉम 2021 प्रीलिम्स ऑनवर्ड्स, मीनिंग लास्ट 4 साल के प्रीलिम्स के पेपर्स में से। The idea here is कि जो हमारा रेक्टिफिकेशन या इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट है, that will depend on our understanding of conceptual versus factual। क्योंकि अगर मैं conceptual question में गलतियां कर रहा हूँ, if I'm making mistakes here, तो then I am losing out, क्योंकि conceptual questions में गलती करने का मेरे पास scope नहीं है। On the other hand, if I'm making mistakes in factual questions, this is something that I will have to tolerate, right? क्यों? क्योंकि no matter how good you are, हम इंडिविजुअल्स हैं, हम इंसान हैं, और इंसान की मेमोरी इन्फिनिट नहीं है, तो कितना भी कोशिश कर लो मैं सब कुछ याद नहीं रख सकता। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं याद रख सकता हूँ, बट सब कुछ मैं याद नहीं रख सकता, एंड बिकॉज ऑफ दैट इन सम फैक्चुअल क्वेश्चंस आई विल मेक मिस्टेक्स, एंड दैट इज व्हाट आई हैव टू लर्न टू टॉलरेट। बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में
if I'm making mistakes, so then I'm losing out. So that's why it's very important for me to understand the difference between conceptual and factual questions, because a lot of people I have seen beating themselves up over कि मेरा टेस्ट में ना accuracy बहुत लो है, मेरे टेस्ट में मेरी accuracy जो है that is very poor, I am not able to, मतलब I am marking half the questions that I am doing wrong. And then when I ask them कि भाई conceptual में कितनी mistake करी थी और factual में कितनी mistake करी थी, तो उनको कोई idea नहीं है. That is what you have to realize. Conceptual questions is where you should have 80 to 90% accuracy. Factual questions में मेरे को 50 to 60% accuracy भी मिल जा रही है, मुझे चलेगा, क्योंकि नहीं कर सकते और ज़्यादा, रट्टा मारने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ याद नहीं कर पाओगे. तो लेट्स गेट अ लुक एट कि भाई कॉन्सेप्चुअल वर्सेस फैक्चुअल क्वेश्चंस कैसे होते हैं. नाउ ऑन द लेफ्ट दिस माइट लुक लाइक कि भाई मुझे रट्टा मारने की ज़रूरत पड़ रही है कि भाई एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द लोकसभा क्या है नहीं है. बट अगर आपने पार्लियामेंट वाला चैप्टर ढंग से किया है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, तो फिर ये क्वेश्चन आपका एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वाली साइड आता है. ऑन द अदर हैंड, अगर ये स्कीम्स वाले जो क्वेश्चंस हम लेते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का ले लो, कभी आधार पे क्वेश्चन आ जाएगा, तो जहाँ पे वो टेक्निकलिटी ऑफ द स्कीम पूछी गई है, तो दिस कैन बी कंसिडर्ड मोर अ फैक्चुअल क्वेश्चन. नाउ ऐसा बहुत ज़्यादा क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है. देयर माइट बी सम ओवरलैप बिटवीन सम क्वेश्चंस व्हिच आर आल्सो फैक्चुअल एंड कंसेप्चुअल. विल आल्सो सी सम केसेस लाइक दैट. बट द आइडिया इज कि आयुष्मान भारत में मैं गलती करता हूँ, चलेगा, बट एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा में मैं गलती करता हूँ, तो आई एम लूजिंग आउट. देन दैट इज नॉट समथिंग दैट आई शुड बी ओके विद. सिमिलरली इफ वी टू लुक एट आरबीआई के एक्शंस इन केस ऑफ कि भाई इन्फ्लेशन हाई है, रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है ये कॉन्सेप्चुअल में आएंगी. क्यों? क्योंकि मैं सारी मॉनेटरी पॉलिसी में यही सारी चीज़ें पढ़ रहा था. अगर मैंने कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, आई शुड बी एबल टू डू दिस. ऑन दी अदर हैंड, ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि भाई रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी कौन देता है, अभी नहीं याद तो नहीं याद, एंड दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन. यहाँ छोड़ के आते हो, इसमें गलती करते हो, तो गलती करने के बजाय छोड़ के आना बेटर प्रेफरेंस यहाँ पे रहेगा. फैक्चुअल क्वेश्चन है इसलिए. सिमिलरली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का ये वाला जो क्वेश्चन है ऑन द राइट साइड, विच इज टॉकिंग अबाउट कि भाई यू नो अंडर द परव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1966 दे कैन, अब ऑप्शन से मे बी आप शायद इधर एलिमिनेट कुछ कर पाओ, बट अगेन इट्स अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन. तो अगर एलिमिनेट नहीं कर पा रहे तो प्रेफरेबली ये वाला क्वेश्चन स्किप करने वाला हमारा बनता है. सिमिलरली ज्योग्राफी में देखें, सो दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. अगर आपने आइसोथर्म वाले मैप्स देखे हैं तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस. बट अगेन अब ये क्वेश्चन आया है, हु आर द 2 लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, अभी नहीं पता तो नहीं पता. दिस इज अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन. सिमिलरली दिस इज अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन कि भाई कौन कौन से ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स अभी रिसेंटली आए हैं, फैक्चुअल एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड. तो हर सब्जेक्ट में आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं एंड फैक्चुअल क्वेश्चन रहते हैं. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में मेरा मिस्टेक करने का कोई स्कोप नहीं है. फॉर एग्जाम्पल साइंस एंड टेक में स्पेस से रिलेटेड ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है. जायंट स्टार क्या होते हैं, डॉर्फ स्टार क्या होते हैं. एंड अब ये जो है हमारा काफ़ी फैक्चुअल एक क्वेश्चन आया था 2021 में कि भाई सीरम इंस्टीट्यूट ने ये वाली वैक्सीन बनाई है यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म. नहीं याद है, बेटर टू स्किप देन यू नो ट्राई एंड डू समथिंग ओवर हियर. सिमिलरली RTG जो क्वेश्चन आया था, दिस इज आई थिंक फ्रॉम 2024. तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन. अगर आपको नहीं सुना है, इसके बारे में नहीं पता है, यहाँ पे मिस्टेक करने के बजाय स्किप करना प्रेफरेंस आपका होना चाहिए. तो कंफ्यूजिंग केसेस कुछ कैसे क्या होते हैं. नाउ दिस विल सीम लाइक अ वेरी वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन कि भाई आरबीआई का गवर्नर कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, क्या है, क्यों है. बट ये जो सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे है, इफ यू नो पॉलिटी का डिस्कशन करें, तो जब भी ऐसा कुछ स्टेटमेंट आता है कि दिस इज प्रोविजन गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, so that is a suspect statement, and in this case this becomes a little more of a conceptual question. And then अब ये जैसे क्वेश्चन है from 2023 which was cancelled by UPSC. क्यों? क्योंकि मतलब यू नो मल्टीपल करेक्ट आंसर्स यहाँ पे हो रहे थे. फर्स्ट वाज आल्सो करेक्ट, बी वाज आल्सो करेक्ट. तो ऐसे भी क्वेश्चंस कभी कभार आते हैं, राइट. सो एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट हमने करा है, विच इज वी हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड कि भाई कौन सी मिस्टेक जो मेरी थी वो कॉन्सेप्चुअल थी और कौन सी मिस्टेक्स थी जो मेरी फैक्चुअल थी. नाउ देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ मिस्टेक्स ओवर हियर विच आर नोन एज सिली मिस्टेक्स. नाउ सिली मिस्टेक्स आर दोज जहाँ पे मतलब यू नो क्वेश्चन वाज आस्किंग मी टू मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शंस, बट मैंने एक्साइटमेंट में करेक्ट ऑप्शंस मार्क कर दिए हैं. यू नो ग्रेट. अब ऐसा भी होता है कि भाई मैंने जो क्वेश्चन पेपर था वहाँ पे आई मार्क द करेक्ट आंसर विच वॉज बी, एंड इन दी OMR फॉर सम रीजन आई हैव फिल्ड सी.
these sorts of mistakes do happen. If they have happened with you, do let me know in the comments. And if you were not following like this sort of a detailed process for test analysis, let me know in the comments कि भाई आपका टेस्ट एनालिसिस प्रोसेस क्या था, ताकि और लोग उससे सीख पाए एंड इवन आई मे लर्न समथिंग न्यू. सो द आइडिया इज कि हमें ये 3 टाइप की अपनी मिस्टेक्स क्लासीफाई करनी है एंड तीनों का एक अलग प्रोसेस है इनके साथ डील करने का. अगर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स आपकी ज़्यादा है तो व्हाट डू यू हैव टू डू? यू हैव टू स्पेंड टाइम विद द कॉन्सेप्ट्स, यू हैव टू रिव्यू कॉन्सेप्ट्स. इसमें जल्दबाजी नहीं होगी, इसमें आराम से आप टाइम दोगे इसको, आप कॉन्सेप्ट को दोबारा जाके पढ़ोगे, उसके साथ खेलने की कोशिश करोगे, माइंड मैप्स बनाओगे, कंपैरेटिव टेबल्स बनाओगे, सारी चीज़ें करके देखोगे जब तक कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं चिपक जाता. फैक्चुअल मिस्टेक्स पहला तो हमें टॉलरेट करना है, दूसरा एक थोड़ा रिविजन का यहाँ पे चीज़ रहती है कि भाई जितनी बार इसको सामने से घुमाओगे, जितनी बार रट्टा मारोगे उतना सही. थोड़ी चीज़ें मतलब कुछ चीज़ों का इलाज नहीं होता, रट्टा मारना पड़ता है, बट मेजर फोकस हमारा यहाँ रहना चाहिए दैट माई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स शुड गो डाउन. सिली मिस्टेक्स का सोल्यूशन हमारे पास है मेडिटेशन. मेडिटेशन, आई हैव सेड दिस बिफोर, आई एम गोइंग टू से दिस अगेन, इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर योर यूपीएससी जर्नी. मतलब आज तक कभी मेडिटेशन नहीं किया था तो टेक दिस एज द साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि प्लीज डू ट्राई एंड मेडिटेट. मेडिटेट करोगे आपको एक्चुअल डिफरेंस पता चलेगा. मतलब डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट, डू इट फॉर 2 weeks 3 weeks एंड आप नोटिस करोगे कि आपका फोकस इंप्रूव हो गया है. यू आर बेटर एबल टू कॉन्सेंट्रेट एंड बेटर एबल टू डू द थिंग्स दैट यू आर सपोज टू बी डूइंग. तो अगर इतने सारे बेनिफिट्स इस चीज़ के मिल रहे हैं तो वाई आर्ट यू डूइंग इट? आई डोंट गेट इट, राइट? तो 3 तरीके की मिस्टेक्स हैं हमारी, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल एंड सिली मिस्टेक्स. 3 तरीके के हमारे इनके लिए सोल्यूशंस हैं. तो एज आई सेड, कॉन्सेप्चुअल जो हमारे क्वेश्चंस हैं वहाँ पे हमारी 80 to 90% तक एक्यूरेसी रह सकती है, पर्टिकुलरली इन सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, इन सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक. एंड जो हमारे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, इधर अगर मेरी 50 to 60% एक्यूरेसी भी रहती है, आई एम फाइन, बिकॉज nobody is going to get an edge in factual questions. ये चीज़ आप ध्यान रखो कि पेपर में एज आपको मिलता है by not making a mistake in conceptual questions. Conceptual questions में marks lose कर रहे हो तो you are out of the race. Factual question में everybody is going to lose marks, so it's okay. Conceptual questions में नहीं lose करने हैं. Which brings us to the final part, which is कि भाई अब ये जो टेस्ट में मैंने मिस्टेक्स करी हैं, अब कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं जो बहुत भारी हो सकती हैं. कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया था तो भाई बहुत छोटी सी माइन्यूट सी चीज़ थी, मैं भी उस कॉन्सेप्ट में जो नहीं समझ आ रही थी तो उसके नोट्स बना सकते हो या उसको कॉन्सेप्ट को तो वापस जाकर रिवाइज ही कर सकते हो. बट जो फैक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं तो दोज आर डेफिनेटली समथिंग दैट यू शुड नोट डाउन एंड आई विल शो यू माई नोट्स फ्रॉम व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग. राइट, सो आई हैड मेड माई प्रीलिम्स के नोट्स जो हैं, ये प्री नोट्स की मेरी डायरी है, यू कैन सी, विच वॉज लास्ट एडिटेड ऑन 2nd of October 2020 बिकॉज आई थिंक देन प्रीलिम्स वॉज ऑन द 4th of October in 2020. तो दैट वॉज माई 6th and final attempt. एंड यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे इस नोट में ही ऊपर मैंने लिखा हुआ है अपने लिए that don't make guesses here. If you know, good, otherwise pass, as this is a fact intensive not reason intensive area. Similarly पॉलिटी के नोट्स अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है make educated guesses if you can eliminate 2 options. Geography, make educated guesses. History, make educated guesses क्योंकि हिस्ट्री मुझे पसंद था सब्जेक्ट. इकोनॉमी वॉज अगेन make guesses in questions with concepts. Don't guess फॉर स्कीम्स और डेटा, राइट? तो स्कीम्स और डेटा के लिए गेस करने से मैंने अपने आप को यहाँ मना किया है और लास्ट एडिटेड इज इन October 2020. तो वाई आर ऑल ऑफ दीज आइडियाज आई हैव पुट फॉर माई सेल्फ ओवर हियर, क्योंकि मुझे पता है कि भाई देखो बेसिक चीज़ों पे मिस्टेक होती है एंड कॉन्सेप्ट में नहीं खदेड़े जाना है. तो इकोनॉमी में आई न्यू बार बार मैं इसी ऑफिशियल GDP एंड नेशनल इनकम में मिस्टेक्स कर रहा था, तो मैंने सारे फॉर्मूले एक बार यहीं पे लिख लिए है कि मोनेटाइज डेफिसिट क्या होता है, नेट डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है. एंड ऐसे अगर देखें तो 165 सम पॉइंट्स आई हैव. स्टेट वाइज क्रूड ऑयल प्रोडक्शन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है. तो व्हाट आर दीज आर ऑल मिस्टेक्स दैट आई मेड एट वन पॉइंट और अनदर इन सम टेस्ट. तो मैंने क्या किया, बस उस मिस्टेक को एक जगह यहाँ नोट डाउन कर लिया. तो इस तरीके से आप देखोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मतलब, बट दीज वर ऑल्सो माई सॉर्ट ऑफ नोट्स. सेम फॉर लिटरेचर, ये एक लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट वर्क्स एंड इंस्क्रिप्शंस. हिस्ट्री में कितनी मिस्टेक्स थी, हिस्ट्री में एज यू सी 100-ish मिस्टेक्स आई हैड मेड. ज्योग्राफी में 200 मिस्टेक्स आई हैड मेड. पॉलिटी में
150 मिस्टेक्स, इकोनॉमी में अगर देखें तो 165, एनवायरनमेंट 215, और फिर ये कुछ मिसलेनियस मिस्टेक्स जो कि कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट से नहीं थी. दिस कुड बी करंट अफेयर्स, दिस कुड बी साइंस एंड टेक, और दिस कुड बी स्कीम्स रिलेटेड. एक पूरा डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था, लास्ट एडिटेड ऑन 3rd October, जो कि सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं. तो यहाँ इतनी रिपोर्ट थी कि आफ्टर अ पॉइंट आई सॉर्ट ऑफ डिसाइडेड कि यार मैं ये रिपोर्ट वाला चीज़ करके ही नहीं जाऊँगा. रिपोर्ट पूछेंगे मैं छोड़ दूंगा. क्यों? क्योंकि मतलब किसी ने वो रट के रिपोर्ट याद करके नंबर ले लिए दो, श्योर I will make sure that I am not missing out on the most important concepts that are asked in the paper. Right. So keeping all of these things in mind, you have to move forward with test analysis. Right. Before we end, there's a very important thing that I also want to talk about, which is कि जब भी आप टेस्ट दे रहे हो ये, तो you have to, attempt in rounds. Rounds में क्या है? Round 1, Round 2, अगर टाइम बचता है तो Round 3. Round 1 में हमें क्या करना है? short questions. short questions क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स इज अ गेम ऑफ बिल्डिंग मोमेंटम. क्योंकि आपने देखा होगा ऐसा कि भाई अगर किसी टेस्ट में शुरू के 5, 7, 10 क्वेश्चन ही ऐसे आ गए हैं जो मुझे नहीं आते हैं, तो आई टेंड टू गेट डिसहार्टेंड, आई टेंड टू लूज होप, एंड देन आई थिंक कि यार ये कैसे होगा, एक और साल निकल जाएगा. अब तो इफ यू गिवन प्रीलिम्स बिफोर, आई एम श्योर यू फेस दिस, एंड मतलब आई नो आई डिड. तो मोमेंटम बहुत ज़रूरी है. तो ऐसे में बहुत सिंपल चीज़ें आपको करनी है कि भाई मतलब 4 पन्ने छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस ऑर्डर में क्वेश्चंस आप कर रहे हो. मुझे क्या करना है कि शुरू के जो 10, 20, 30 क्वेश्चंस हैं जो मुझे आते हैं बट दे आर स्प्रेड आउट थ्रू आउट द पेपर, आई वॉन्ट टू डू दोज फर्स्ट, बिकॉज वेन आई डू देम आई एम बिल्डिंग मोमेंटम. नाउ बिल्डिंग मोमेंटम के साथ साथ हम एक और चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं विच इज़ इंपॉर्टेंट, विच इज़ वी आर हार्नेसिंग आवर सबकॉन्शियस. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन स्किप करने के लिए भी एटलीस्ट एक बार पढ़ोगे तो सही, राइट? कि भाई क्वेश्चन पढ़ के ही तो पता चलेगा ना कि ये नहीं आता, या मतलब इसको बाद में करेंगे. तो राउंड 2 में हमें क्या करने हैं? राउंड 2 में हमारे जो राउंड 1 में हमने डाउटफुल या फिर जहां पे हमने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है वो वाले क्वेश्चंस करने हैं, राइट? इन सच अ केस ऑल्सो आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग. क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी कि भाई आप कोई चीज़ याद करने की कोशिश कर रहे हो एंड देन नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई यू कांट रिकॉल दैट थिंग, याद ही नहीं आ रही है, कितनी कोशिश कर लो, एंड 10 मिनट छोड़ दो अपने आप को, वो ऑटोमेटिकली चीज़ वापस याद आ जाती है. इफ दिस हैज हैपेंड टू यू, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. बट दैट इज द एग्जैक्ट आइडिया दैट यू वांट टू यूज इन द प्रीलिम्स पेपर टू योर बेनिफिट. कैसे? जब मैं वो पहले क्वेश्चन को देख के एक बार उसको राउंड 2 के लिए छोड़ देता हूँ, तो आई एम लेटिंग दैट क्वेश्चन स्टू इन माई हेड. मतलब मेरे बैकग्राउंड में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो क्वेश्चन पक रहा है धीरे 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 धीरे. एंड वेन आई कम बैक टू इट आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड राउंड 1, दोबारा शुरू से मैं जब पेपर देखता हूँ तो आई एम एबल टू हार्नेस ऑल ऑफ दैट सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट आई हैड अबाउट दैट क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट इट बेटर दैन द फर्स्ट टाइम. इससे क्या होता है? इससे मेरा स्कोर इंप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. ट्राई इट आउट एंड लेट मी नो एंड यू विल सी दैट स्कोर इंप्रूव. क्योंकि स्कोर इंप्रूव होगा तो फिर वही चीज़ होगी कि भाई हमको मोमेंटम बिल्ड होता दिखाई देगा. मोमेंटम बिल्ड होगा और तो यू विल ट्राई आउट मोर सच थिंग्स, एंड दिस इज अ पॉजिटिव फीडबैक लूप. इस चीज़ को ज़रूर इस्तेमाल करो, राइट? तो दिस इज समथिंग दैट आई वुड रियली रियली रिकमेंड दैट यू ट्राई आउट इन द नेक्स्ट टेस्ट, बिकॉज जब एक बार ये चीज़ काम करती हुई दिखाई देती है ना, तो फिर खुद से कॉन्फिडेंस आता है, राइट? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. OMR स्ट्रैटेजी के बारे में भी और थोड़ी मैं बात करना चाह रहा था, बट आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा उसके बारे में कोई बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि OMR जैसे भी भर रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बस ये मत करना कि भाई पूरा पेपर खत्म कर दिया, 100 के 100 क्वेश्चन पेपर में टिक कर लिया और फिर लास्ट के 5 मिनट में OMR भर रहे हो, क्योंकि हड़बड़ी में एक इधर से उधर होगा, 10 चीज़ें निकल जाएंगी. Instead, you can do something like कि भाई after every 10 questions you can mark the OMR, or what I used to do was कि एक पेज के क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके उसके बाद I would fill out the OMR. So do try to analyze your next test in this way, and अगर it helps you improve, please come back and do let me know if that happened. All the best on your UPSC journey.